स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था, एमपीपीएससी प्रीलिम्स फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो चुका है और आज जो मैं कक्षा लेने वाला हूं, इसका जो क्रम है वो दूसरा क्रम है। यहाँ पर लिखा भी स्पष्ट रूप से कि लेक्चर नंबर यह कौन सा है, तो यह लेक्चर नंबर आपका 2 है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो है आपकी कौन सी यूनिट, वो है आपकी यूनिट 10। 10वीं यूनिट में बताया गया है मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य के बारे में बताया गया है और वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चलो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आज पढ़ने का जो हमारा विषय है, टॉपिक है कह सकता हूं, वो मध्य प्रदेश में जनजातियां, सामान्य परिचय, भौगोलिक विस्तार व जनसंख्या, ये आज का हमारा इसका चर्चा का विषय है। इसके ऊपर हम वृहद चर्चा करेंगे और क्या क्या प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से प्रश्न हो सकते हैं वो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम देखेंगे और आप भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे, एक एक बात को समझेंगे सबसे पहले क्या क्या होने वाला है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है आपके सामने एमपीपीएससी प्री 2024 परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी पे यूनिट 10 पवन गोस्वामी सर के द्वारा। हाँ, तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि जनजाति होती क्या है, जिसके बारे में आज चर्चा हम कर रहे हैं कि जनजाति, तो जनजाति होती क्या है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि जनजाति लोगों का एक ऐसा समूह है, लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक साझा भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहते हैं और काम करते हैं। सबसे पहली बात हम ये देखें कि जनजाति उन व्यक्तियों का समूह है जो एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, एक साथ में रहकर एक साथ एक जैसी उनकी क्या होती है, बोली होती है, संस्कृति होती है, रहन सहन होता है, बोलचाल होती है उनकी, और कह सकता हूं कि उनका पहनावा भी एक जैसा होता है। एक जनजाति की एक समान संस्कृति, बोली और धर्म होता है। वैसे व्यक्ति को हम किस में रखते हैं, जनजाति या फिर ट्राइबल पीपल में रखते हैं। अभी भी पूरी तरीके से परिभाषित मैं नहीं कर पाया हूं, आपको मैं बताना चाहूंगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले कि जनजाति लोगों का एक समूह है जो एक साझा भौगोलिक क्षेत्र में, साझा मतलब सारे लोग एक साथ मिलकर वहां पर रहते हैं पर्टिकुलर, और उस क्षेत्र को उनके नाम से जाना जाता है, तो वो एक क्या पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र हो गया कहते हैं, और काम करते हैं। एक जनजाति की एक समान संस्कृति, लगभग लगभग उनमें क्या होता है 99%, 90 क्या 100% क्या होता है, वो एक जैसा कार्य करते हैं। बोली, उनकी जो बोली होती है जिसका वो उपयोग करते हैं वो भी क्या होती है, एक समान होती है, और उनका क्या होता है, धर्म, उनकी आस्था एक ही होती है। ऐसे समुदाय को हम क्या, जनजाति समुदाय कह सकते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश का नक्शा भी बना हुआ है और मध्य प्रदेश की जनजाति लिखा हुआ है, पर अभी भी आपको क्या है, पूरी तरीके से समझ में नहीं आ पाया होगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि भारतीय संविधान इनके बारे में क्या कहता है कि जनजाति क्या है या फिर कौन आदिवासी है। लिखा भी है यहाँ पर आदिवासी कौन है। तो जनजाति अथवा आदिवासी ऐसे मानव समूह जो वर्तमान में भी विकास के सोपान पर पिछड़े हुए हैं। मतलब आज भी अगर हम देखा जाए समाज में, अगर हम देखें तो जिनका सबसे निचला स्थान है, कह सकता हूं विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे निचले पायदान पर है, आज भी उनका विकास नहीं हो पाया। कई 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 कह सकता हूं आपका जनजाति ट्राइबल पीपल लगभग भारत की 90% जो है कहां पर निवास करती है, जंगलों में निवास करती है, गांव में निवास करती है, और आज भी उनका क्या हो चुका है, विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, चलो आगे और समझते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 366, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 है, वो क्या कहता है के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य उन जनजाति समुदाय के अंशों या समूह से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। मतलब यह है कि एक लिस्ट तैयार की गई है, जो भी ट्राइब या जो भी जनजाति समूह है या जो भी उनके अंश है उनको एक सूचीबद्ध कर दिया गया है। ठीक है, जिस तरीके से हम क्या सूची तैयार करते हैं उसी तरीके से इनको सूचीबद्ध कर दिया गया है। और ध्यान रखना 342 में जिन जिन को सूचीबद्ध किया गया है उन्हीं को ही क्या कहा गया है, अनुसूचित जनजाति कहा गया है। अब ध्यान रखना अगली स्लाइड में और आपको क्लियर हो जाएगा। अगली स्लाइड क्या कहती है, अगली स्लाइड ये कहती है कि अनुसूचित जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है, और अंग्रेजी भाषा का वो शब्द कौन सा है, शेड्यूल शब्द है। शेड्यूल शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है, आपका अनुसूचित शब्द है। यहां पर आप और अच्छे से समझेंगे कि जिसका अर्थ क्या होता है, सूची,
अनुसूची से तात्पर्य हो जाएगा आपका सूचीबद्ध। मैं बोल रहा हूं कि उनको क्रम से क्या कर दिया गया है, जमा दिया गया है। मध्य प्रदेश में जो है 43 जनजातियां पाई जाती है, तो मैं कह रहा हूं कि इनको क्या किया गया है, एक सिस्टमेटिक तरीके से एक लिस्ट या सूची में जमाया गया है, इनको अनुसूचित किया गया है। ये लिखा भी है वर्ष 1950 में जनजातियों को भारतीय संविधान में सूचीबद्ध करने के कारण ही इन्हें क्या कहा गया है, अनुसूचित जनजाति कहा गया है। मैंने बोला ना आपको क्या कि इसमें इनको सूचीबद्ध कर दिया गया है, तो ऐसी जाति को हम क्या कह रहे हैं, अनुसूचित जनजाति कह रहे हैं, क्योंकि कहां पर 342 में इनको सूचीबद्ध किया गया है। और भैया देखो ध्यान से, यहां पर 1950 में भारतीय समाज की 212 कितनी 212 जनजातियों को सूचीबद्ध कर अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान में 1950 में 212 जनजातियों को, अभी तो वर्तमान में लगभग 700 के आसपास है पूरे भारत में, और मध्य प्रदेश में जो है आपकी 43 जनजातियां पाई जाती है। आगे की स्लाइड के माध्यम से और हम अच्छी तरीके से समझते हैं अनुसूचित जनजाति को और क्या क्या इनके लिए। देखो भाई साहब, अब सूचीबद्ध तो कर दिया, अब ये भी तो हमें ध्यान रखना होगा कि सूचीबद्ध किन्हें किया जाए, हम किन्हें जनजाति कह सकते हैं। भाई अनुसूचित तो हमने कर दिया, उनको सूचीबद्ध भी कर दिया, लेकिन किन्हें, तो भैया ध्यान रखना यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है चंदा समिति। क्या लिखा हुआ बच्चों, चंदा समिति। भारत में जनजातियों के वर्गीकरण को समझाने के लिए या किसी समुदाय या जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए चंदा समिति 1960 में इन्होंने 5 क्या रखे थे, मानक निर्धारित किए थे। भैया मानक कितने निर्धारित किए थे इन्होंने, 5। क्या क्या मानक थे कि सबसे पहले तो देखा जाएगा भौगोलिक एकाकीपन, मतलब एक जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में एक इनका क्या पर्टिकुलर क्षेत्र होगा, एक भौगोलिक क्षेत्र इनका फिक्स होगा और वहां पर क्या है ये निवास करते हैं, तो भौगोलिक एकाकीपन, ठीक है। विशिष्ट संस्कृति अगर हम बात करें तो इनकी संस्कृति क्या होगी भैया, एक अलग ही प्रकार की संस्कृति होगी और ये परंपरागत संस्कृति होगी और ये आदिकाल से चली हुई संस्कृति होगी। तो एक प्रकार की विशेष संस्कृति का उपयोग क्या करते हैं, ट्राइबल पीपल या फिर कह सकता हूं जनजाति व्यक्ति करते हैं। आदिम जाति के लक्षण, भैया ध्यान रखना आदिम जाति मतलब बोले तो आदिकाल से जो चली आ रही है, बहुत प्राचीन काल समय से जो चली आ रही है, उनके लक्षण या कह सकते हैं उनके जो है ना, कह सकता हूं कार्य इनके अंदर, उनके सिम्टम या उनके लक्षण इनमें देखने को मिलते हैं। पिछड़ापन अगर हम देखते हैं, पिछड़ापन का मतलब ये होता है भाई साहब कि विकास के पायदान पर सबसे निचले स्थान पर। आप गांव में जाएंगे तो आप गांव में 2-3 प्रकार के घर देखते हैं, एक होता है आपका 3 मंजिला, एक होता है आपका 2 मंजिला, एक होता है आपका 1 मंजिला, और अलग अलग प्रकार के। 1 मंजिला में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपके किसी का मकान कवेलू से बना हुआ, किसी का चद्दर से बना हुआ है, किसी का आपने केवल लकड़ी से बना हुआ है, किसी ने केवल आसपास से उसको क्या कर दिया है, दीवार बनाकर और ऊपर छज्जा डालकर उसको क्या कर दिया है, केवल टेम्परेरी बनाया। तो इस प्रकार से क्या है कि पिछड़ापन केवल और केवल ये है कि सर छुपाने के लिए कोई भी ऐसी जगह की आवश्यकता होती है। तो मैं बोल रहा हूं कि पिछड़ापन भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और सिंपल बात है संकोची स्वभाव, संकोची स्वभाव, ज्यादा बोलते नहीं है, जो भी कार्य इनको बता दिया गया है। पहली बात तो क्या है कि संकोची स्वभाव, पिछड़ापन, इसके कारण एक और भाव निकल के आता कह सकता हूं कि अशिक्षितता, ठीक है। तो अशिक्षितता इनके अंदर होती है और कह सकता हूं उसका कारण यही है, उसका कारण यही है कि ये क्या है, आज से नहीं है ना, कह सकता हूं आदिम जाति के इनमें लक्षण दिखते हैं। तो बहुत प्राचीन समय से क्या है, जंगलों में निवास करते आए हैं, तो विकास नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया, तो यहां पर भी क्या है, स्वभाव भी कैसा है इनका, संकोची स्वभाव है। कैसा स्वभाव हो जाएगा बच्चों, संकोची स्वभाव। तो ये किसने कहा था, चंदा समिति ने कहा था। अब बच्चों यहां पर भी कुछ जानकारी आपको दे रखी है। क्या जानकारी दे रखी है कि जो भी जाति या समुदाय इन मानकों को पूर्ण करेगी उन्हीं को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। ये किसने मानक निर्धारित किया था, ये प्रश्न आपसे प्रारंभिक परीक्षा में बिल्कुल है ना प्रश्न बनेगा कि चंदा समिति ने जो है क्या मानक निर्धारित किए थे, निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। इन मानकों के आधार पर भारत की कुल 461 जनजातियों में से 424 जनजाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। मतलब जो वर्तमान की अगर स्थिति हम देखते हैं, यहां मैंने बताया कि चंदा समिति ने जो 5 मानक निर्धारित किए हैं, उसके आधार पर 424 जनजाति अनुसूचित जनजाति में आती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, भारत की। तो ये भी आपसे प्रीलिम्स का फैक्चुअल डाटा हो सकता है जो आपसे पूछा जा सकता है। आगे की स्लाइड के माध्यम से हम और इसको विस्तार से जानेंगे। एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे विषयों की विधिवत रूप से क्लासेस मिलेगी, कक्षाएं मिलेगी। आपको निरंतर पढ़ाई करते चलना है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यहाँ पर बने रहे, कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी तो आपका चयन बिल्कुल 100% होगा। अब भैया ध्यान से सुनना, प्राचीन यहाँ पर जो है आपका क्या लिखा हुआ, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जनजातियों या, देखो प्राचीन जो संस्कृत ग्रंथ है, जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है, जो भी हमारे संस्कृत ग्रंथ है प्राचीन, उनमें जनजातियों या आदिवासी को क्या कहा गया है बच्चों, वनवासी कहा गया है या फिर अतिविका कहा गया है। ऐसे व्यक्ति जो जंगलों में निवास करते हैं, वन में रहने वाले वासी होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, वनवासी कहेंगे, अतिविका कहेंगे। ऐसा संस्कृत के ग्रंथों में बताया गया है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में। मोस्ट आईएमपी भैया जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, ठीक है ना, जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, जिनको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है, आधुनिक भाषा के लिए जाने जाने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिवासियों को क्या कहा बच्चों, पहाड़ी जनजाति कहा है। मैं बात बता दूं आपको, प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत सारे पूछे जाने वाले, 10वीं यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप इसको फैक्चुअल डाटा के रूप में भी पढ़ें और अपने कॉपी में इनको नोट भी करते चले। महात्मा गांधी ने इन्हें क्या कहा है बच्चों, गिरिजन कहा है। महात्मा गांधी ने एससी कहा है किसको, हरिजन को, शेड्यूल कास्ट को, और शेड्यूल ट्राइब किसे कहा है, गिरिजन को कहा है, आदिवासी अनुसूचित जनजाति को कहा है। गोविंद सदाशिव धुरिये जो है, या कह सकता हूं जीएस धुरिये ने इनको क्या कहा है बच्चों, पिछड़े हिंदू कहा है। हिंदुओं में जो विकास के पायदान पर कुछ पीछे रह गए हैं, तो इनको जीएस धुरिये ने अपनी भाषा में इनको क्या कहा है, पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी है। अमृतलाल विठलदास ठक्कर, भैया ध्यान रखना वही व्यक्ति है ये, ए बी ठक्कर, या इन्हीं को बोला जाता है ठक्कर बापा। इन्होंने इनको क्या कहा है, आदिवासी कहा है। तो आदिवासी शब्द का प्रयोग अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वप्रथम किसने किया था, तो प्यारे विद्यार्थियों किसने किया था, ठक्कर बापा ने किया था। उनका पूरा नाम क्या था, अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने किया था। अंग्रेजों ने इनको क्या कहा है बच्चों, दलित वर्ग कहा है, ठीक है ना। अंग्रेजों ने इनको और एससी को भी, एससी एसटी को क्या कहा था, दलित वर्ग कहा था। किसने कहा था, अंग्रेजों ने कहा था। दास एंड दास ने इनको क्या कहा है भैया, विलीन मानवता कहा है, ठीक है ना। क्या कहा है बच्चों, विलीन मानवता, डीएनडी या फिर दास एंड दास ने किया था। बहुत अच्छा फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि जो ठक्कर बापा का नाम बताया था मैंने आपको, अमृतलाल विठलदास ठक्कर, जनजातियों का पितृ पुरुष कहा जाता है। जनजातियों के पितृ पुरुष, भैया यहाँ पर इनका सम्मान कीजिए आप, है ना, यहाँ पर मात्रा गलत लगी है, जनजातियों के पितृ पुरुष, ट्राइबल, है ना, क्या कह सकता हूँ, फादर ऑफ ट्राइबल, कह सकता हूँ आपका ट्राइब कहे जाते हैं कौन, आपके ठक्कर बापा। तो होप आपको ये जानकारी पूरी समझ में आई होगी और आप अपने नोट्स को क्या कर रहे हैं, पॉइंट वही एक एक के बाद एक पॉइंट बनाकर लिख रहे होंगे। चलो अगली स्लाइड के माध्यम से और अच्छे से जानेंगे हम क्या क्या लिखा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, कुछ पुस्तकों के माध्यम से भी जनजाति को बताने का प्रयास किया गया है, कई सारे लेखकों के द्वारा, कई सारे राइटर्स के द्वारा। सबसे पहली बात अगर बात करते हैं हम लोग बेरियर एल्विन की, अगर बात करें तो जनजाति समूह की कला व संस्कृति उनके जीवन पर आधारित पुस्तक, सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है बच्चों कौन सी, मुरिया और उनका घोटुल। ध्यान रखना, मुरिया और उनका घोटुल, मुरिया एंड देयर घोटुल क्या है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। किसकी पुस्तक है ये, बेरियर एल्विन की पुस्तक है, और ये कब आई थी, 1947 में। इसके पहले एक और उनकी पुस्तक आ चुकी थी जिसका नाम था बच्चों द बेगा। भैया ध्यान रखना, जब स्पेशली 10वीं यूनिट में जनजाति को नहीं जोड़ा गया था, उसके पहले भी ऐसे जनजाति से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते थे। अब जो है इन्होंने स्पेसिफाई सिलेबस कर दिया, अलग से जोड़ दिया गया है। आपको बता दिया गया है कि भैया अगर आपको मध्य प्रदेश में कह सकता हूँ प्रशासनिक पद पर अगर चयनित होना है, तो आपको मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। केवल ज्ञान नहीं होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, इनका उत्थान कर सको। आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जातियों और जनजातियों का सर्वप्रथम आधिकारिक संग्रह दी ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस 1931 के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक कौन है बच्चों, हीरालाल एवं रसेल थे। और यहाँ पर क्या लगा हुआ बच्चों, यहाँ पर ये आपके सामने फोटो भी लगा हुआ है, इंग्लिश में इसको स्पेशली लिखा भी है, यहाँ पे लिखा आरवी रसेल और राय बहादुर हीरालाल। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुरिया और उनका घोटुल वेरियर एल्विन भाग 1 और द बेगा, ये पुस्तक किसकी है, वेरियर एल्विन की ही पुस्तक है। तो भाई साहब
आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो भी विद्यार्थी अगर अच्छे अंक के साथ में मध्य प्रदेश प्रशासनिक परीक्षा में आपका प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहता है तो इन फैक्टों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। क्या फैक्ट है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कि मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। अगर मैं बात करता हूं कि जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, वो मध्य प्रदेश। लेकिन किसकी बात कर रहा हूं मैं, अनुसूचित जनजाति। ओवरऑल में देखें तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश 1,53,16,784 लिखा भी है यहाँ पर, 1,53,16,784 के साथ में पूरे भारत में क्या है भैया, पहले स्थान पर है। और ये पूरे मध्य प्रदेश की लगभग 21.09% जनसंख्या कवर करता है। 21.09%। एक तो ये याद करेंगे आप लोग, और एक ये भी याद करेंगे, 1,53,16,784 हो जाएगी। और ये किसका है भैया, ये आंकड़ा आपका है 10 की जनगणना 2011 की बात कर रहा हूं मैं। अभी आने वाले आंकड़े के अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा आपकी जून में होने वाली है, ठीक है, 2024 की। मध्य प्रदेश में कुल 46 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित थी, परंतु 8 जनवरी 2003 ये देखो भैया एक अधिसूचना जारी हुई थी कि मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में से एक तो हो जाएगा कीर, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, 2003 में 3 जनजाति को विलोपित किया था, हटा दिया था, मीना और हो जाएगा आपका पारदी। इन जनजातियों को विलोपित कर दिया गया है। भैया ध्यान रखना कुल कितनी थी, 46 थी, अब कितनी है, 43। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, सिंपल सा फंडा है। 3 जनजाति जो है आपके सामने क्या लिखा हुआ, कीर, मीना और पारदी को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से क्या कर दिया, हटा दिया है। चलो आगे समझते हैं। और इस प्रकार वर्तमान में 43 अनुसूचित जनजाति अधिसूचित है। 3 जनजातियों, मोस्ट टाइम फैक्ट है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगा, भारिया और सहरिया को भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। ध्यान रखना, भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की 3 ऐसी ट्राइब है, बेगा और हो जाएगा भारिया और हो जाएगा आपका सहरिया, इन तीनों को विशेष पिछड़ी जनजाति क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। अब भैया इसका क्या निर्धारण, इसका मतलब है ना, मतलब कह सकता हूं क्या बैकग्राउंड है, किस बेसिस पर क्या किया गया है, इन तीनों को विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करता हूं कि इनको क्यों विशेष पिछड़ी जनजाति कहा गया है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा आपसे। देखो ध्यान से, और भी कई सारा यहाँ पर क्या है आपका डेटा है जो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलना प्यारे बच्चों। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, वही अपना क्रम चल रहा, आगे बढ़ाते। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है, मैं बोल चुका था आपका। और प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा स्थान हो जाएगा, 13वां स्थान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मिजोरम जो राज्य है, पूर्वोत्तर भारत का मिजोरम जो राज्य है जिसकी राजधानी है आइजोल, वो सर्वाधिक प्रतिशत में नंबर 1 है। क्या हो जाएगा आपका, प्रतिशत में जो है आपका मिजोरम नंबर 1 है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश 1,53,16,784 21.09% है ना, के साथ में क्या है आपका पहला स्थान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला जो है बच्चों कौन सा है, वो धार जिला है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंदौर संभाग का जो धार जिला है वहां पर आपको देखने को मिलेगी कितनी, 12,22,814 क्या मिलेगी आपको, जनजाति जनसंख्या मिलेगी, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मिलेगी। और न्यूनतम में देखें हम लोग, न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा बच्चों, भिंड जिला है, 6,131। अंत में तक अगर वीडियो में बने रहेंगे तो आपको एक सूची भी मैंने तैयार करके दी है, उसमें विशेष अच्छी तरीके से बताया, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जनसंख्या वाइज बताया गया है और उसमें आपको प्रतिशत के आधार पर भी बताया गया है। परंतु कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष जिला अलीराजपुर है। देखो दोनों में अंतर क्या पाया गया, इसमें जनसंख्या के आधार पर है और इसमें जो जिले की कुल जनसंख्या है उसमें से 89% भाग पर क्या है भैया आपका जनजाति है। मतलब अगर मान लिया जाए वहां पर 100 लोग होंगे तो 89 जो लोग हैं वो क्या है आपके ट्राइब है। और अंतिम जो जिला है वो कितना है बच्चों, आपका भिंड है। ये भिंड में आपका क्या लिखा हुआ, 9.4% गलत है, मात्र 0.0
10.4% लोग हैं वहां पर, क्या आपके एसटी के। भिंड में सबसे कम, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम एसटी अगर कहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी बच्चों, आपको भिंड जिले में मिलेगी। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर भी और संख्या के आधार पर भी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मात्र 10.40 आदिवासी ही नगरों में निवास करते हैं, जो कुल जनजाति जनसंख्या का मात्र 6.8% है। चलिए अब यहां से हम समझते आगे कि शहरी क्षेत्रों में आदिवासियों के निवास की दृष्टि से भिंड जो जिला है भैया क्या है, वो प्रथम स्थान पे है। मतलब जो जनजातियों की जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है, उसमें अग्रणी कौन है, आपका भिंड जिला है। या कह सकता हूं मैं आपका भिंड जो है कितने पहले स्थान पर है। जनजातीय जनसंख्या शहरों में निवास करती है 76.8% या 76.8% भिंड जिले में निवास करती है। जबकि डिंडोरी जिला जो है अंतिम स्थान पर है, मात्र 1.6% लोग ही शहरों में निवास करते हैं। और हम आंकड़े पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या भील की है। सुपर आईएमपी भैया क्या हो जाएगा, 59 लाख के साथ में भील जनजाति जो है प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश में। अगर पूरे देश की अगर बात करते तो बच्चों क्या हो जाएगा, गोंड। ध्यान रखना, गोंड पहले मध्य प्रदेश की भी प्रथम थी, लेकिन क्या था, छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद में इसका स्थान क्या हो चुका है, मध्य प्रदेश में यह लिखा है दूसरा हो चुका है। गोंड अब दूसरे पे है। और कोल कितने नंबर पे बच्चों, तीसरे नंबर पे है। इसके बाद में फिर कौन सी आती है, आपकी बेगा जनजाति आती है। ये क्या है, जनसंख्या के आधार पर जनजातियों का मध्य प्रदेश में क्या है, आपका क्रम है। चलो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब बच्चों क्या है, कुछ आपके लिए इंफॉर्मेटिव डेटा है जो आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो शायद ही महत्वपूर्ण होगा, पर आपके लिए जानना इनके लिए जरूरी है कि जनजातियों की क्या विशेषता होती है। मध्य प्रदेश की आदिवासी जनजातियां बहुत सी उपजातियों में विभाजित होती है, जो स्वयं अपने आप में एक जनजाति बनाती है। एक जनजाति कई सारी उपजातियों में विभाजित होती है, जैसे भील की भिलाला उपजाति है, पर भिलाला ही अपने आप में क्या एक बड़ी जनजाति बनके सामने आती है। सभी जनजातियों में कुछ सामान्य विशेषता पाई जाती है, जैसे ये जनजाति आज भी सभ्यता से काफी दूर है तथा दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। तो अक्षरतः आपको क्या है, इस वाक्य का अर्थ पता चल गया होगा। ये विशिष्ट जनजाति भाषा का प्रयोग करती है। मैं बोल चुका हूं आपको कि क्या है, ये एक विशिष्ट जनजाति क्या है, भाषा का प्रयोग करती है। एक अलग इनकी भाषा होती है, सबसे अलग। और ध्यान रखना और क्या विशेषता मिलती है, ये प्राचीन धर्म को मानती है, बहुदेववादी होती है और भूत प्रेतों की भी पूजा पर क्या करती है, बल देती है। मतलब ये राक्षस की भी पूजा करती है और देवी देवताओं की भी पूजा करती है, क्या, ट्राइबल पीपल। ये परंपरागत कार्य जैसे पुरातन पद्धति में कृषि, पहले कृषि कैसे की जाती थी, ठीक है, उसके बाद में वनोपज का संग्रहण करना, शिकार करना अथवा मछली पकड़ना जैसे कार्य करती है। आज भी परंपरागत मतलब पहले किए जाते थे ये कार्य, और ये आज भी इनके द्वारा किए जा रहे हैं। प्राय मांसाहारी होती है। ध्यान रखना, वहां पर इतने अच्छे साधन नहीं होते, तो वहां पर क्या होता है, मांसाहारी, प्राय मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना। मांसाहारी और सर्वाहारी होते हैं, मुझे तो लगता है। अधिकांश जनजातियां नग्न एवं अर्धनग्न अवस्था में रहती है, ठीक है। अर्धनग्न और नग्न दोनों ही प्रकार से क्या है, जनजाति में आपको ये विशेषता देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से मैं भी पॉसिबल की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि ये आपको पता होना चाहिए। अब भैया ध्यान रखना, एक प्रश्न आपसे ये बनता है कि मध्य प्रदेश में जनजाति के साथ में क्या क्या कौन कौन सी समस्या है, उनको हमको देखना है। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाता हूं कि संचार साधनों का अभाव, पहली बात तो ये क्या है कि इतना संचार साधनों का क्या है, कह सकता हूं लाभ इनको नहीं मिल पाया है, और इसको हम यहाँ क्या कह रहे हैं, अभाव। उसके बाद में हम देखते हैं अशिक्षा के कारण लोक नियोजन के कटाव। लोक नियोजन मतलब बोले तो शिक्षित या साक्षरता कम होने के कारण ये क्या है, सरकारी नौकरी में नहीं है, या कह सकता हूं सरकार के द्वारा जो योजनाएं जो निकलती है उसका लाभ इन तक नहीं पहुंच पाता। अन्य आधुनिक तकनीकी का उपयोग से बचना। तो सिंपल सी बात है, जब शिक्षित नहीं होंगे और शिक्षित नहीं होंगे, सरकारी नौकरी में नहीं होंगे, तो फिर जो क्या है आधुनिक तकनीकी, जैसे मान लो कंप्यूटर चलाना होता है, अब कंप्यूटर चलाना उस ऐसी आधुनिक तकनीकी से क्या है, ये बचते मतलब ये कह सकता हूं मैंने कहा अशिक्षा में ही आता है। ऋणग्रस्तता की समस्या, आपको
आपको मालूम है कि भैया ये क्या करते हैं, साहूकार से मोटी रकम ले लेते हैं और चुका नहीं पाते, तो फिर क्या हो जाते हैं, गुलाम जैसी समस्या सामने आती है, गुलामी जैसी। औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना से उत्पन्न समस्या, आजकल आपको मालूम है कि कई है ना, कई सारे क्षेत्रों में जो है, कई जगह आप जो है देख रहे हैं जंगलों को काट कर क्या है उद्योगों का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर कच्चा माल या पर्याप्त कच्चा माल उपस्थित होने के कारण क्या है औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो उससे क्या है कि जनजाति पीपल को क्या हो रही है, समस्या हो रही है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि मंडला जिले में क्या है, चुटका गांव में परमाणु क्या है आपका केंद्र खोला जा रहा है भैया, आपका परमाणु आपका क्या है केंद्र खोला जा रहा है, कहां पर, मंडला में। भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास की समस्या, ठीक है, जमीनें हड़प ली जाती है, मतलब जमीनें सरकारी द्वारा ले ली जाती है किसी भी कंस्ट्रक्शन या किसी भी विकास के कार्य को लेकर, और फिर वहां पर क्या उनको पुनर्वास की समस्या, उनको फिर से आवास देने की समस्या। बाल विवाह के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कम उम्र में क्या कर देना, विवाह कर देना, फिर उसके बाद में उनको क्या है बहुत सारी शारीरिक पीड़ाएं होती है। स्त्रियों की निम्न स्थिति, युवा गृहों के पतन के कारण उत्पन्न समस्या, आपको मालूम घर बहुत छोटा होता है, एक ही घर में पूरा परिवार एक साथ में रहता है, जिसमें युवा भी साथ में रहते हैं, तो उसके कारण क्या है युवा गृह के पतन के कारण क्या हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है। धार्मिक एवं भाषा संबंधी समस्या, ठीक है भाई साहब, क्या है धार्मिक एवं एक पर्टिकुलर भाषा नहीं है इनकी, ठीक है, हाँ कुछ इनकी क्या है भाषा नहीं है। आवास एवं परिस्थिति से संबंधित समस्याएं, जंगलों के विनाश से संबंधित समस्याएं, ललित कलाओं के पतन की समस्याएं, स्थानांतरित कृषि के कारण फसलों की अनिश्चितता और खाद्य पदार्थों के अभाव की समस्या, ऐसी कई सारी समस्याएं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। आपको एक बार इसको रीड आउट कर लेना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिए क्या क्या समस्याएं और वर्तमान में है, उससे आपको अवगत होना चाहिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आज की कक्षा कैसी लगी, इसका मूल्यांकन आपको करना है और आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि आज कहां पर आपको किस टॉपिक पर जो है बहुत अच्छा लगा। अब ये ध्यान रखना, हाँ एक शिक्षक का मोटिवेशन होता है उसके विद्यार्थी के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया, तो विद्यार्थियों आपको मेरे वीडियो लेक्चर देखने के बाद में प्रतिक्रिया जरूर देनी है कि क्या वीडियो में आपको किस प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आई, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, ताकि क्या है कि मुझे और थोड़ी सी क्या है और मोटिवेशन आएगा और मैं आपके लिए इन वीडियो को बनाने के लिए, इन वीडियो लेक्चर को बनाने के लिए और मेहनत करेंगे, हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत करेगी और वही मेहनत आपको क्या है आपको सफलता तक पहुंचाएगी। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए जो है यही, थैंक यू सो मच।